हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम आप लोग के लिए लव इज़ रिटन इन द स्टार्स का पार्ट 19 लेके आए हैं। तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब हम पार्ट 19 को एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि व्यू इन और व्यू इंग उन लोग का गैंग उस लेटर का रिप्लाई का वेट कर रहे होते हैं। काफ़ी टाइम हो जाता है, उस लेटर का कोई रिप्लाई नहीं आता जो उन लोगों ने युआन के पास भिजवाया था। उसके बाद वो वी के पास जाता है, जिसको किडनैप करके रखा हुआ होता है, उस पर गुस्सा उतारता है। तभी वी जवाब देता है कि मैंने तो पहले ही बोला था कि मुझे किडनैप करके कोई भी फ़ायदा नहीं है, तुम लोग को रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी उसके पास व्यू यिन बैठा हुआ होता है और उसे ड्रिंक करने को कहता है, क्योंकि वो भी बेचारा दुखी रहता है। उसके बाद वो उसके गले में एक लॉकेट रहता है, वो चीज़ नोटिस करता है। वो लॉकेट व्यू स्टोन का रहता है और वो उस लॉकेट को देख के सोचता है कि ये इसके गले में क्यों है, इन लोगों का क्या कनेक्शन है। उसके बाद वो लोग तीनों सब व्यून माउंटेन के बारे में पता करने के लिए जाते हैं और साथ ही साथ वो लोग वहाँ पे वी को भी लेके जाते हैं, यानी कि ये लोग चारों व्यून माउंटेन के खोज करने जाते हैं। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन यान लैन लैन के हाथों पे सो रही होती है। सुबह हो जाती है, वो उठती है। उसके बाद लैन लैन धीरे से उसके फेस के नीचे से अपना हाथ निकालने की कोशिश करता है और जाने लगता है। तभी लिन यान भी उठ जाती है और उसे रोक लेती है। वो थोड़ी देर और उसे रुकने को कहती है और वो लोग फिर बात करते हैं। बातों ही बातों में उसे पता चल जाता है कि वो लैन लैन ही है और वो उसे रोक लेती है और वो उसके ऊपर लेट जाती है। फिर वो समझ जाती है कि मुझे पता है तुम लैन लैन हो, और वो अपने दिल का इजहार करती है, यानी कि अपनी फीलिंग्स उसके सामने रखती है और उसे आई लाइक यू बोल देती है और बोलती है कि वो उसके बिना नहीं रह सकती, वो उसके साथ ही रहना चाहती है। तभी बदले में लैन लैन भी वही चीज़ उसे बोल देता है कि वो भी उसे लाइक करता है। जैसे वो ये चीज़ बोलता है, उसको फिर से प्रॉब्लम होने लग जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है उसकी पावर की वजह से। उसके बाद हम देखते हैं कि युआन तो परेशान रहती है, क्योंकि 3-4 दिन से वी गायब रहता है, उसका कोई अता पता नहीं रहता है। तभी वो वी के सिस्टर के पास जाती है पूछने के लिए क्या उसे कुछ पता है। तभी वो कहती है कि नहीं, उसे कुछ भी वी का आइडिया नहीं है और बोलती है कि वी जहाँ भी होगा सही सलामत होगा, वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ गार्ड्स भी होंगे। और बचपन में भी वी एक बार खोया था, तब भी वो वापस आ गया था और किसी को भी इतना फ़र्क नहीं पड़ा था, ना ही किसी को याद था। तभी युआन सोचती है कि वी को किसी की चिंता क्यों नहीं है। उसके बाद उसकी सिस्टर वी के पास्ट के बारे में भी बताती है कि जब वो अकेला रहता था तो वो दिनों दिनों तक गायब रहता था और वो एक रूम में जाके बुक्स पढ़ता था, यानी कि अनयूजुअल टैलेंट्स के बारे में पूरी खोज करता था। क्या तुम वो देखना चाहोगी? उसके बाद वो युआन को वहीं पर ले जाती है जहाँ पे वी ने अनयूजुअल टैलेंट्स के बारे में सब कुछ किताबें रख के रखी थी, जो वो पता था उसको सब कुछ। उसके बाद वो बातों बातों में युआन को छेड़ने लगती है कि वी को भी अब अनयूजुअल टैलेंट्स के बारे में सब कुछ पता है और वो आजकल तो डिपार्टमेंट ऑफ मैरिज भी ज्वाइन कर लिया और काफ़ी इंटरेस्ट भी दिखा रहा है। वो युआन को इनडायरेक्टली छेड़ती है क्योंकि उसे पता होता है कि वी युआन को पसंद करता है। तभी युआन बीच में शर्माने लगती है। उसके बाद युआन एक किताब पढ़ने लगती है अनयूजुअल टैलेंट से रिलेटेड। उसके अंदर एक पेज रहता है, वो नीचे गिर जाता है। जब उस पेज को वो उठा के देखती है तो वो पेज आधा फटा हुआ रहता है और उसमें वो नोटिस करती है, उसमें ये लिखा रहता है कि 16 साल पहले व्यून माउंटेन के बारे में कुछ लिखा रहता है, लेकिन वो ये चीज़ समझ नहीं पाती है क्योंकि उसको इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं रहता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग चारों व्यून माउंटेन की तरफ पहुंचते हैं वी के साथ। तभी वी उन्हें बताता है कि यहाँ पे 16 साल पहले व्यून माउंटेन पे एक व्यून विलेज हुआ करता था जहाँ पे लोग रहते थे और उन लोग का दोनों तरफ से बहुत सारे लॉसेस हुए थे, बहुत जन का नुकसान हुआ था। तभी व्यून यांग उसे पूछता है कि यहाँ पे कोई व्यून स्टोन करके भी होता है क्या, कुछ है क्या। तभी वी बोलता है कि वो श्योर नहीं है, बट अगर वो स्टोन है यहाँ पे तो वो कोई ऑर्डिनरी स्टोन नहीं है, ज़रूर कुछ बात है उस स्टोन में। और वो लोग की गैंग ये स्टोन ढूंढने यहाँ पे आई हुई होती है। उसके बाद वी उन्हें बोलता है कि अगर तुम लोग और आगे जाना चाहोगे तो तुम लोग की लाइफ डेंजरस में हो सकती है, तुम लोग की जान भी जा सकती है। लेकिन उन लोग को तो ये चीज़ करना ही था। तभी वो लोग आगे बढ़ते हैं, साथ में वो लोग बोलते हैं कि वी को आगे चलने के लिए। उसके बाद वो लोग जंगल में जाते हैं व्यून माउंटेन की तरफ, वी आगे चल रहा होता है। तभी वहाँ पे बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है, वो लोग अपना फेस भी कवर कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे मियाज़मा इतना डेंजरस होता है कि उन लोग के हाथ भी नीले पड़ने लगते हैं और बीच में तो वो लोग तीनों थक जाते हैं और उन लोग से चला नहीं जा रहा होता है। लेकिन वी स्ट्रांग होता है तो वो आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो जितना आगे बढ़ता है अचानक से एक खड्डा आता है, वो उस खड्डे में गिर जाता है और उसको गिरते हुए वो लोग तीनों देख लेते हैं। फिर वो लोग उसकी मदद करे भी तो कैसे करे, क्योंकि वहाँ पे व्यून बोल रहा था कि मियाज़मा की वजह से हम लोग इसकी मदद भी नहीं कर सकते हैं। तभी वो व्यू यन को कैपिटल भेजता है कुछ मदद के लिए।
और वी उस गड्ढे में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं लैन लैन और लीन यैन को। लीन यैन लैन लैन को डॉक्टर के पास लेके जाती है। तभी वो लोग रिटर्न आ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे हेड सीयू आ जाती है और वो लैन लैन से कुछ अकेले में बात करना चाहती है। तभी वो लैन लैन को ले जाती है हॉल में कुछ बात करते हैं और वो उसे बोलती है कि तुम्हारे और लीन लैन के बीच में कुछ चल रहा है। तभी वो पहले तो मना कर देता है, बोलता है कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तभी वो उसे बताती है कि तुम लोग अनयूजुअल टैलेंट्स हो, तुम दोनों के पास पावर है। अगर तुम लोग एक साथ रहोगे तो किसी एक को मरना तय है, किसी एक की जान जाएगी ही जाएगी। तो फिर लैन लैन बोलते हैं कि मुझे ये सब चीज़ पता है, लेकिन मैं लीन यैन को अवॉइड नहीं कर सकता हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। और ये सारी बातें लीन यैन साइड से सुन रही होती है कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। तभी वो लैन लैन को लीन यैन को छोड़ने बोलती है कि उसे जाने दो, उसे किसी और के साथ शादी करने दो। तभी वहाँ पे लीन यैन आ जाती है और बोलती है कि ऐसा नहीं होगा, अगर मुझे लैन लैन के साथ रहना है तो मैं अपना पावर भी किसी को दे सकती हूँ। तभी लैन लैन बोलता है कि तुम एक बार फिर से सोच लो, अगर तुम्हारे पास पावर नहीं होगा तो तुम एक ऑर्डिनरी वुमेन बन जाओगी। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ली मैन वो काफ़ी ड्रिंक कर रहा होता है। वो एक रेस्टोरेंट में होता है, वो तो अपनी फैमिली को भी छोड़ देता है। उसकी बिल पेमेंट करने की बारी आती है। तभी वहाँ पे उस रेस्टोरेंट का ओनर आता है और उसे बोलता है कि उसकी बिल पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, उसका सब कुछ हो चुका है। तभी वो ली मैन गलत समझ लेता है और बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपने ड्रिंक्स का अफोर्ड नहीं कर सकता? अगर मैं मेरी फैमिली से बाहर निकाल दिया गया हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपने लिए सब कुछ कर सकता हूँ। वो ड्रिंक किया हुआ रहता है और वो ये सब बोलता है। तभी वहाँ पे वो ओनर खड़ा हुआ बोलता है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपकी जगह किसी और ने आज पेड कर दिया है। तभी उसके बाद वो पूछता है कि किसने किया। तभी वो बोलता है कि ये तो सीक्रेट है। उसके बाद ली मैन इसको जानने का कोशिश भी नहीं करता कि उसकी तरफ से पेमेंट किसने किया। उसके बाद वो और वाइन्स मंगाता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सो रहा होता है और वहाँ के रेस्टोरेंट का एक वेटर उसे सूप देने आता है। लेकिन तभी वो बेड पे उसका हाथ पकड़ के मिंजी समझ लेता है, लेकिन वो मिंजी नहीं, वहाँ के रेस्टोरेंट का एक वेटर होता है और वो उसके लिए सूप लाया हुआ रहता है। उसके बाद वो उसे सूप देता है, लेकिन जब वो सूप टेस्ट करता है तो वो बोलता है कि इसका बहुत ही कड़वा स्मेल है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एकदम फालतू टेस्ट है। उसके बाद उसके दिमाग में ख्याल आता है, वो वापस उस सूप को टेस्ट करता है और उसके बाद उसको मिंजी का ही ख्याल आता है, क्योंकि उसने भी एक बार इसके लिए ऐसे ही टेस्ट का खाना बनाया हुआ होता है। वो सीधा उस वेटर से बोलता है कि किचन कहाँ है, वो सीधा किचन जाना चाहता था। उसके बाद वहाँ पे हमें काफ़ी टाइम बाद मिंजी दिखती है, जो वहाँ के बर्तनों को धो रही होती है और उसे काफ़ी भूख भी लग रही होती है। वो काफ़ी सैड रहती है, लेकिन उसके बर्तन अभी तक कंप्लीट नहीं हुए रहते हैं। तभी वहाँ पे लीन यैन मिंजी से मिलता है बहुत टाइम बाद और उसके लिए उसकी फेवरेट डिश लेके आया हुआ होता है। तभी मिंजी उसे देख के एक बार के लिए हैरान हो जाती है। तभी ली मैन उसे बोलता है, उसका हाल पूछता है कि तुम कहाँ थी इतने दिन से, कैसे थी, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई, ये सब क्वेश्चंस करने लगता है। और उसे बोलता है कि मुझे लगा मेरे डैड ने तुम्हें सैक्रिफाइस कर दिया है तलवार के बदले। तभी मिंजी वो इंसिडेंट बताती है ली मैन को, जो उस दिन वो आग में कदम रखने वाली होती है। वो उसे बताती है कि वो वहाँ पे जा रही होती है। तभी ली मैन के फादर उसे रोक लेते हैं और उसे समझाने लगते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, तुमको ये नहीं करना चाहिए। तभी मिंजी अपने फादर को बोलती है कि मैंने ये ड्रीम में देखा था। तभी उसके फादर उसे समझाते हैं कि अगर तुम ड्रीम में ये देखोगे कि तुम मर जाओगी तो क्या तुम सच में सुसाइड कर लोगी? तुम ऐसा क्यों कदम उठाई? मेरा बेटा तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा, तुमको इस चीज़ के लिए सोचना चाहिए। वो मिंजी को समझाता है। तो ये सारी बातें मिंजी ली मैन को बताती है। ली मैन को तो बिलीव नहीं होता और उसको एक पैसे भी दिया होता है और उसे एक लेटर भी छोड़ के गया होता है। तभी वो लेटर वो ली मैन को देती है और उस लेटर में ये लिखा रहता है कि वो पहले तो मिंजी कुछ समझ नहीं पाती है। तभी उसके पास फिर से ली मैन के फादर आते हैं और उससे समझाते हैं, उसे बताते हैं कि मैंने जो तुम सैक्रिफाइस करने का सोचा था उस वार्ड के बदले वो मुझे नहीं करना चाहिए था। और उसे अपनी गलती रियलाइज़ होती है। तभी वो मिंजी से ये सब बोलता है कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है और वो एक हैप्पी फैमिली चाहता है, लेकिन मैं ही उसे अपनी मर्ज़ी से चीज़ें करवाता हूँ जो वो खुश भी नहीं रहता है। और वो अपने बेटे की भी तारीफ़ करता है मिंजी के सामने और एकदम फ्रीली रहने को बोल देता है। तभी ये सब बातें ली मैन सोचता है और काफ़ी हैरान रह जाता है कि मेरे डैड ऐसे कैसे बोल सकते हैं। और वो गुस्सा करता है और वो बोलता है कि अब मैं वापस नहीं जाऊँगा, कभी मेरे डैड एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहते हैं। तभी ली मैन को याद आता है कि जो पैसे मिंजी को मिले हैं उससे वो मिंजी को बोलता है कि हम लोग एक अपना न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं वापस से, हम दोनों। तभी मिंजी उससे बोलती है कि ओ शिट, मैंने तो वो सारे पैसे खर्चा कर दिए अपने खाने पीने में।
तभी ये बात सुन के ली मैन को फिर से गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम इतनी इडियट कैसे हो सकती हो। तभी वहाँ पे वो रेस्टोरेंट का वेटर आता है और उन्हें बोलता है कि क्या तुम लोग ने अभी तक अपना काम क्यों नहीं कंप्लीट किया, इतने सारे डिशेस पड़े हैं, जल्दी से सबको धो के रखो। उसके बाद ली मैन ये सुन के वहाँ से जाने लगता है। तभी वो उसे रोक लेता है और बोलता है कि तुम्हारी वाइफ ही तुम्हारे लिए पे कर रही थी और तुमने इतनी सारी ड्रिंक्स पी है फ्री में, तो इसके बदले तुम अपनी वाइफ की हेल्प करो। तुम लोग का यही काम है, मैं तुम दोनों को देखता रहूँगा। उसके बाद बेचारे ली मैन को ना चाहते हुए मिंजी के साथ वो काम करना पड़ता है और मिंजी उसे देख देख के हंसती रहती है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डैंग बैठ के अपना कपड़ा धो रहा होता है। तभी वहाँ पे यौन आ जाती है उसके पास और बोलती है कि सिंजी सेक का बॉस जो लीडर है वो यहाँ बैठ के कपड़े धो रहा है और अपनी लाइफ जी रहा है, उसे जानबूझ के उसका फ़न करना चाहती थी। उसके बाद यौन सीधा वी के बारे में उससे पूछती है। तभी डैंग उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारा सिर्फ एक ही क्वेश्चन का जवाब दूंगा क्योंकि मैं बिजी हूँ। उसके बाद वो वी के बारे में पूछते हैं कि 3 दिन पहले क्या वी तुमसे मिलने आया था। उसके बाद वो उसे बताता है कि हाँ, वो मास्टर पी इनको मेरे से लेने आया था और मैंने उसके साथ प्रैंक किया था। उसे बोला था कि अगर वो पी इनको सेव करना चाहेगा तो मैं उससे उसकी लाइफ छीन लूँगा, वो डेंजर में चला जाएगा। ये सुन के यौन को बहुत गुस्सा आता है और वो जहाँ पे कपड़े धो रहा होता है वहीं पे वो लात मार के उसके बास्केट गिरा के चली जाती है बिना डरे। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वी जिस गड्ढे में गिरा हुआ रहता है वहाँ पे उसको होश आता है और वो देखता है कि वो कैसी अजीब सी जगह पे है। उसके बाद वो चिल्लाता है लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुनता है क्योंकि वो खुद ऐसी जगह पे होता है। फिर उसके बाद वो वहाँ बैठ जाता है और वो वही सब सोचने लगता है कि बचपन में जब वो किडनैप हुआ था तो भी उसके साथ कोई नहीं था, कोई भी उसकी फ़िक्र नहीं किया, और अभी भी जब वो खोया हुआ है तो कोई भी उसे ढूंढने नहीं आ रहा है, किसी को भी उसकी फ़िक्र नहीं है, किसी को भी चिंता नहीं है। और यौन के बारे में भी बोलते हैं कि उसको तक मेरी चिंता नहीं है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यौन यहाँ पे सबसे पूछती है, वी के सिस्टर से, उसके फादर से और वहाँ के कुछ गार्ड्स पे भी पूछती है, लेकिन सब बोलते हैं किसी को भी वी याद नहीं रहता है। उसके बाद युआन सोचती है कि वी किसी को कुछ याद नहीं है, किसी को कुछ फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है, सिर्फ वी मैं ही उसको याद हूँ, सिर्फ मैं ही वी को जानती हूँ और बाकी वी को कोई याद क्यों नहीं है। उसके बाद वो सीधा लिन यन और लैन लैन के पास जाती है। लिन लैन के पास जो पावर होती है इंक रीडिंग की, वो उससे वी के बारे में पूछती है, लेकिन वो भी अपना बेस्ट ट्राई करती है और वो बोलती है कि मुझे भी कोई वी नाम के इंसान याद नहीं है। तभी युआन सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सब वी को कैसे भूल सकते हैं एक्सेप्ट फॉर मी। तभी लैन लैन बोलता है कि वो सच में वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है क्योंकि सब उसे भूल चुके हैं, सिर्फ तुमको याद है, क्या वो सच में है इस दुनिया में। तभी युआन बेचारी काफ़ी परेशान हो जाती है और वो अपना सर पकड़ लेती है, लेकिन वो हार नहीं मानती है। वो सोचती है कि वो वी को ढूंढ के ही रहेगी। वो काफ़ी दिन से वी के पीछे बहुत परेशान रहती है। उसके बाद वो सीधा अपने डिपार्टमेंट में जाती है और वो सोचती है कि यहाँ पे कुछ तो प्रूफ मिल जाएगा वी को लेके। वो ढूंढने लगती है प्रूफ को। तभी ढूंढते ढूंढते उसे वही लेटर मिलता है जो उसके लिए व्यू यिंग ने लेके आया के रखा हुआ था। काफ़ी दिन हो गए थे। उसके बाद वो खोल के पढ़ती है और उसे बहुत अफसोस रहता है कि ये लेटर तो 3-4 दिन पहले का आया हुआ है, इसने पहले क्यों नहीं देखा। और उस लेटर में लिखा हुआ था कि वी उन लोग के पास है और जल्दी से रेड स्टिंग टेम्पल में आ जाओ। लेकिन तब वो सोचती है कि अब तो क्या फ़ायदा, और उस लेटर में व्यू यिंग का नाम लिखा हुआ रहता है। तभी वो सोचती है कि वी तो किडनैप हो गया होता है। तभी वो व्यू यिंग का नाम उसने सुना सुना लगता है। तभी वो सोचने लगती है कि ये बहुत ही फेमिलियर साउंड कर रहा है। तभी वो सोचने लगती है कि ये कौन है कौन है कौन है। इतनी देर में ही उसके पास मास्टर की लव सिक बटरफ्लाइज आ जाती है और वो उसका पीछा करते हुए मास्टर के पास आती है। जैसे ही वो मास्टर के पास आती है वो देखती है कि मास्टर तो आराम से बैठ के खा रहा होता है। तभी वो ये चीज़ देख के शॉक्ड हो जाती है, मास्टर भी उसे देख के शॉक्ड हो जाता है। तभी वो वापस से बाहर जाके आती है। जब वो वापस आती है तब देखती है कि उसका मास्टर वैसे ही सो रहा है जैसे वो इतने दिन से सो रहा था। उसके बाद वो समझ जाती है कि ये मास्टर तो नाटक कर रहा है, सबके सामने प्रिटेंड कर रहा है कि जैसे वो बेहोश है। उसके बाद वो चालाक रहती है तो वो सीधा जाके उसका कॉलर पकड़ लेती है और उसे उठाती है। तब जाके वो पूछती है कि इतना दिन से तुम सोने का एक्टिंग क्यों कर रहे थे, क्यों नौटंकी कर रहे थे। तभी मास्टर तो खुद शॉक्ड हो जाता है कि युआन कैसे समझ गई। तभी युआन वी के बारे में पूछती है, लेकिन मास्टर बी को भी वी के बारे में कुछ याद नहीं रहता और वो बोलता है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो, मुझे कुछ पता नहीं है। उसके बाद युआन पूछती है कि अगर मुझे किसी से ढूंढना रहे तो मैं कैसे ढूंढूंगी। फिर मास्टर पी उसे आइडिया देता है, जो उसके हाथ में इको रिंग रहती है उससे वो लव सिक बटरफ्लाइज जनरेट होती है और वो उसे आइडिया देता है कि अगर तुम इसको फॉलो करोगी तो तुमको जिसके पास भी पहुंचना है तुम उसके पास तक पहुंच जाओगी। उसके बाद युआन खुश हो जाती है और उस लव सिक बटरफ्लाइज को फॉलो करते हुए जाती है। वो सीधा
घोड़े पे सवार होकर व्यू माउंटेन की तरफ बढ़ती है और वहाँ पे रास्ते में उसे एक जिन पड़ा हुआ मिलता है। तभी वो उतर के देखती है, उसको लगता है कि ये वी होगा, लेकिन वो वी नहीं, वो व्यू यंग होता है और वो उसे पहचानने का कोशिश करती है वो पेंटिंग के द्वारा। तभी वो उसे पूछती है वी के बारे में। तभी व्यू यंग उसे बोलता है कि तुमको अगर वी के बारे में पता करना है तो तुम मुझे बीट नहीं कर सकती, मुझे मार नहीं सकती। तभी यौन तो गुस्से में रहती है, उसे मारने जाती है और तभी वो उसका मतलब पूछती है कि इसका मतलब क्या है, मुझे बताओ वी कहाँ है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड।